तो बेटा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 2023 पेपर 22। ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस से पेपर 1 की तरफ जाएंगे क्योंकि आप लोगों का पेपर 1 होने वाला है बहुत जल्द। तो ज़रा देखिएगा। एवरीवन थिएटर, ये इस केस का नाम है। कहता है जी, जेन एंड जारा आर बोथ एक्टर्स। ठीक है जी। दे प्लान टू स्टार्ट अप अ थिएटर इन अ लो इनकम एरिया ऑफ मेन सिटी। अब लो इनकम एरिया के अंदर अगर ये लोग अपना थिएटर खोल रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि लो इनकम एरिया के अंदर लोगों की इनकम लेवल कम होती है, लोगों की स्पेंडिंग कम होती है। तो एज सच इतना प्रॉफिटेबल मामला जेन और जारा के लिए चलेगा नहीं। जेन एंड जारा बिलीव दैट हेल्पिंग द कम्युनिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो जेन एंड जारा को ऐसा लगता है कि यार कम्युनिटी को हेल्प करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये इनका एक एम यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। आगे, the theater will be a private sector business and Zain and Zara have to decide whether to start up as an unincorporated business partnership or as a limited company। तो यहाँ पर इनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये पार्टनरशिप खोल लें या तो लिमिटेड कंपनी अपनी खोल के बैठ जाए। अच्छा जी। Zain is planning to prepare cash flow forecast for the first year. Zara knows they will need to set up business objectives for the theater and also decide on a leadership style to use when managing employees। कहता है जैन जो है वो कैश फ्लो फोरकास्ट देखेगा। ठीक है। जारा जो है उसको बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं थिएटर के लिए, और उसे डिसाइड करना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल उसको फॉलो करना चाहिए। ईटी विल हैव 24 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज एज शोन इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इन अपेंडिक्स 1। कहता है जी ईटी के पास 24 एम्प्लॉइज होंगे पार्ट टाइम वाले। ठीक है। ईटी के पास 24 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज होंगे। तो अब यहाँ पे देखो जरा, अपेंडिक्स 1। तो बेटा ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट गिवन है, इसको जरा रीड कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो आपके पास चेन ऑफ कमांड इतनी कोई बड़ी नहीं है, एक नॉर्मल सी मुनासिब सी चेन ऑफ कमांड है। तो जारा की ड्यूटीज ये रही और जेन की ड्यूटीज राइट साइड पे। अब जारा कंपैरेटिवली ज्यादा लोगों को मैनेज कर रही है, ये मार्केटिंग मैनेजर भी है। फिर उसके बाद ये किन किन लोगों को मैनेज कर रही है, ये कॉस्ट्यूम को भी देख रही है, ये एक्टर्स को भी देख रही है। ठीक है। और ये प्रमोशन वगैरह को भी देख रही है। तो बैक स्टेज में 6 बंदे हमारे पास हैं, 10 एक्टर हमारे पास हैं, और 2 बंदे प्रमोशन के। तो टोटल कितने एम्प्लॉइज जारा के अंडर काम कर रहे हैं? 18 एम्प्लॉइज जारा के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं जेन की, तो 3 क्लीनर हैं और 3 बंदे टिकट ऑफिस के अंदर हैं, यानी कि जेन के अंडर 6 लोग काम कर रहे हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 24 एम्प्लॉइज बन रहे हैं, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास। सही है, आगे आ जाए। जेन एंड जारा प्लान टू पुट ऑन परफॉर्मेंसेस इन द इवनिंग्स फॉर लोकल पीपल एंड टूरिस्ट। There will be 100 seats in the theater, but not all the seats will be sold if the price is too high। कहता है जी हम लोग टूरिस्ट वगैरह को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो आएं और हमारा देखें, एक्ट देखें। और कहता है जी कि 100 सीट्स जो हैं वो थिएटर के अंदर होंगी अवेलेबल, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 की 100 सीट्स आपकी बिकें अगर आपकी प्राइसेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर सिंपल लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो भाई डिमांड कंपैरेटिवली आपकी कम हो जाएगी। The marketing manager Zara will need to decide which performances to put on, what price to charge, and which refreshment to sell। तो यहाँ पर जारा के ऑब्जेक्टिव्स आपको गिवन है, जारा की ड्यूटीज गिवन है। तो जारा डिसाइड करेगी भाई कौन सी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या रिफ्रेशमेंट देनी चाहिए, और क्या प्राइस चार्ज करनी चाहिए। Zara will also need to decide between the two possible options for the first performance when the theater opens। कहती है कि जारा को थिएटर का जो परफॉर्मेंस है, एक्ट है, उसको भी डिसाइड करना है कि पहले कौन सा एक्ट होगा। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस भी इसने देखनी है भाई। इंफॉर्मेशन ऑन द टू ऑप्शन इज शोन इन अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में दो शुरू के एक्ट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। देख लेते हैं जरा क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी। ऑप्शन 1 के अंदर हमें देखें प्रॉफिट निकालना है और ओवरऑल कॉस्टिंग को देखना है। तो एवरेज कॉस्ट पर एम्प्लॉई है $30, और आपके पास 7 एम्प्लॉयज होंगे। तो 7 × 30, तो ये होगा आपके पास 210। ऑल अदर कॉस्ट इंक्लूडिंग सीनरी, कॉस्ट्यूम वगैरह, प्रमोशन, ये है 1000। ठीक है। प्लस 1000। तो टोटल एक्ट 1 में कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको? 1210।
12,210 रुपये आपको पड़ रही। फोरकास्ट रेवेन्यू अज्यूमिंग ऑल 100 सीट्स आर सोल्ड, अगर तो 100 की 100 सीटें बिक जाती हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 1,000 का। आपकी कॉस्ट बेटा 1,210 आ रही है, आपका रेवेन्यू 1,000 का है, तो आपको तो 210 रुपये का लॉस हो रहा है। 210 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, तो ये तो आपके लिए नुकसान है। अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन टू की, ऑप्शन टू में कितने वर्कर हैं? 24। और पर वर्कर सैलरी है, वेज कितनी है? 10 रुपया। तो टोटल वेजेस कितनी आ गई? 240। अच्छा जी, आपके पास अदर कॉस्ट है 2,000 की, तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी बन गई है? 2240। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी बन गई है? 2240 माइनस एस्टिमेटेड रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है आपके पास? 2500 का। तो 2500 माइनस 2240, ये अराउंड मेरे ख्याल में 260 का प्रॉफिट आ रहा है। 260 का प्रॉफिट आ रहा है। पहले वाले में आपको लॉस मिल रहा है, दूसरे वाले में आपका 260 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपने इस तरीके से बेटा जनरल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया। आगे आइएगा। इन द डे टाइम द थिएटर बिल्डिंग विल बी यूज्ड बाय डे केयर अ लोकल सोशल एंटरप्राइज। कहता है जी दोपहर के टाइम पे हम लोग ये जो बिल्डिंग है डे केयर को दे देंगे, एक सोशल एंटरप्राइज है। सोशल एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए, क्या होते हैं? ट्रिपल बॉटम लाइन वाले, इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल। ठीक है, आगे। डे केयर टेक्स केयर ऑफ यंग चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 5 सो दैट लो इनकम फैमिली मेंबर्स कैन गो आउट टू वर्क। ये 5 साल तक के बच्चों का ख्याल रखता है ताकि जो लोग लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बाहर जाएं और वो काम अपना करें। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन विच हेल्प्स देयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस बिफोर दे स्टार्ट स्कूल। तो बच्चों को एजुकेशन वगैरह भी ये लोग देते हैं। सम ऑफ डे केयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट टू दोज ऑफ ईटी। कहता है जी ईटी के थोड़े से और डे केयर के ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, थोड़े से डिफरेंट। ये हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। एक ईमेल है जो जैन ने जारा को की है, उसको पढ़ लेते हैं जरा। फ्रॉम जैन टू जारा, वी वांट टू सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी एंड वी नीड टू मेक डिसीजंस अबाउट द फॉलोइंग। शुड वी पे फेयर वेजेस इवन दो दे मे बी हायर देन दोज पेड बाय कंपीटिंग थिएटर्स। कहती है जी कि क्या हमें पे फेयर वेजेस देनी चाहिए भले ही वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हो, पहली बात। दूसरी बात, क्या हम लोग कॉस्ट्यूम सिर्फ और सिर्फ उनसे खरीदे जो लोकल कम्युनिटी में लोग बैठे हुए हैं। तीसरी बात, परचेज ऑल रिफ्रेशमेंट फ्रॉम सप्लायर दैट डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, यानी कि हम उन सप्लायर से रिफ्रेशमेंट वगैरह लें जो कि सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तीन बातें हैं जो यहाँ पर बेटा आपके पास आ रही हैं। यहाँ तक कोई मसले वाली बात तो नहीं है, समझ गए केस को? चलिए अब आए जरा हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो भाई ये आपके पास जो है ना, ये पहला क्वेश्चन आ गया 8 मार्क वाला। क्या कह रहा है? कहता है जी एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल। बेटा आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, और इनोवेटिव होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा रिस्क टेकर होना चाहिए, ठीक है, रिस्क टेकर होना चाहिए, अफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। तो आपने ये बुकिश बातें ही कोई सी भी चार यहाँ पे लिखनी है और आपने उनको एक्सप्लेन करना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है दो को, बाकी दो जो हैं वो आप खुद कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वन, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी अ रिस्क टेकर। ये नॉलेज आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई? नॉलेज। ही शुड बी विलिंग टू टेक रिस्क, विलिंग टू लूज हिज इन्वेस्टमेंट्स इफ थिंग्स डोंट गो इन हिज फेवर। कि भाई उसको इतनी उसमें जान होनी चाहिए कि यार अगर कल को उसको नुकसान हो जाता है तो रोए मत कि यार मुझे लॉस हो गया, मुझे ये हो गया। लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें, अगर वो इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है तो कोई ऐसी मसले वाली बात है।
दूसरा लिखा हुआ है कि ही शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यहाँ पे मुझे वापस नॉलेज का मार्क मिला, which means that he should be able to convey his message properly so that every one of his team members are on the right track। ये मुझे एप्लीकेशन का मार्क मिल गया कि भाई आप प्रॉपर तरीके से अपने वर्कर्स को समझाएं, उनको बातें बातें बताएं, उनको कम्युनिकेट करें कि भाईजान ये देखो ऐसे ऐसे मामलात हैं, और क्या कहते हैं आ, हम लोगों ने जी ये ताकि मिस्टेक्स ना हो ना। तो यहाँ पे बेटा आपको वापस एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे। तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंट, बेटा यहाँ पे नॉलेज का मार्क मिलेगा आपको कि एंटरप्रेन्योर शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे, कि जब भी वो कोई भी डिसीजन ले तो उस पर खड़ा रहे, अपने आइडियाज को बिजनेस में लेके आए, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे, लोगों को अपने ट्रैक पे लेके चले। तो यहाँ पे आपको किसका मार्क मिल जाएगा, एनालिसिस का। ऑप्टिमिस्टिक, नॉलेज मार्क, ही शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि उसको पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने का मतलब ये है कि भाई हर चीज से पॉजिटिव रहे, रोना धोना ना मचाए, अगर लॉस हो जाए या कोई वर्कर छोड़ के चला जाए, पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखेगा तो बिजनेस जो है वो आगे जाके ग्रो भी करेगा। कोई मसले वाली बात बेटा इस क्वेश्चन में? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, ये बताओ जरा कि कंसिडर द एडवांटेज and disadvantages of starting up ET as either an unincorporated business or as a limited company। कौन सा चूज करना चाहिए, पार्टनरशिप बन जाए या लिमिटेड कंपनी बन जाए? एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, दोनों को आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो बेटा पार्टनरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि आपको जो है वो सस्ता पड़ता है, आप लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट्स इतने देने नहीं पड़ते, आप लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर लेते हैं, काम को डिवाइड कर लेते हैं, रिस्क शेयर हो जाता है, लॉस शेयर हो जाता है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, प्रॉफिट शेयर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, समझे? लेकिन अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो भाई रजिस्टर्ड बिजनेस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज भी वेरी गुड पार्टनरशिप में आ सकता है। ड्रॉबैक की बात करूं, सॉरी उसकी बात करूं, प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं, तो बेटा वहां पे हमारे पास मामलात क्या होते हैं, वहां पे मामलात ये होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा जमा कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है तो लिमिटेड लाइबिलिटी आपके पास चल रही होती है, शेयर्स बेच सकते हैं। हाउएवर लीगल पेपर वर्क बहुत होता है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, और एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है उसको बनाना। तो बेटा यहाँ पे जरा पॉइंटर्स देखें। जेन एंड जारा आर इंटरेस्टेड इन पार्टनरशिप मॉडल, क्योंकि जो पीछे उसने बताया था कि हम पार्टनरशिप की तरफ चले जाते हैं। इट इज ईजियर टू सेट अप, ये क्या मिल गया, नॉलेज। और जेन एंड जारा क्योंकि कह रहे थे कि हमारे पास पार्टनरशिप का ऑप्शन है, तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एप्लीकेशन। इट इज ईजियर टू सेट अप विथ फ्यूअर लीगल रिक्वायरमेंट्स, सही है, लीगल रिक्वायरमेंट कम होती हैं, विच विल रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड एफर्ट्स। बेटा यहाँ पे क्या मार्क मिला मुझे, एनालिसिस का, मतलब एनालिसिस की मैंने बात कर दी। However, there is a risk of unlimited liability, which means that they could lose their personal belongings in order to pay debt owed by everyone theater। तो यहाँ पे बेटा क्या मिल गया मुझे वापस से, एनालिसिस। ये मैंने उसको लिंक किया, उसको मैंने बता दिया कि भाईजान ये फायदा है, ये नुकसानात हैं, और आपको इस तरीके से मैंने डेवलप किया फिर उस पॉइंट। लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें, जेन एंड जारा कैन अरेंज मोर इन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग शेयर्स। यहाँ पे बेटा नॉलेज मिल गई। They can sell shares to friends and family to set up theater. And also one of the benefit of share capital is that it does not have to be repaid। बेटा ये एनालिसिस आ गया, और थिएटर की मैंने बात की तो एप्लीकेशन मिल गया। However, legal formalities are very high, वापस से नॉलेज आ गई भाई। To form a limited company which may take up more time and efforts leading to delay in operation। बेटा वापस से क्या मिल गया, एनालिसिस मिल गया, समझे? तो इस तरीके से बेटा अब देखो डिवाइड किस तरह हुआ है, 4 मार्क यहाँ पे, 4 मार्क यहाँ पे, 4 मार्क यहाँ पे। अब मैंने ये इतनी सारी बातें अगर हाईलाइट की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे, 5 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके से अपने मार्क्स को एलोकेट करता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता। अब रिकमेंडेशन कि जी आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, भाई मेरे हिसाब से पार्टनरशिप बेस्ट है। क्यों पार्टनरशिप बेस्ट है? क्योंकि एक तो ये छोटा बिजनेस है, ठीक है, और ये लोग लोकल कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो लिमिटेड लाइबिलिटी बनने का तुक समझ नहीं आता, क्योंकि अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी बने तो उसके लिए बहुत सारे मामलात होते हैं जो उनको देखने पड़ते हैं।
और लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर जो है वो, सर साइड्स पर कितने पॉइंट रेकमेंड हैं सर? हर साइड पर एक बेनिफिट एक ड्रॉबैक, दोनों का एक एक बेनिफिट एक एक ड्रॉबैक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर पार्टनरशिप के फेवर में हैं तो पार्टनरशिप का एक एडवांटेज जो यहाँ से रिपीट ना हो रहा हो, अलग होना चाहिए, और इसका एक ड्रॉबैक जो यहाँ से रिपीट ना हो रहा हो। अगर आप लिमिटेड कंपनी के फेवर में हैं तो लिमिटेड कंपनी का एक बेनिफिट और पार्टनरशिप का एक ड्रॉबैक, सही है? इस तरीके से बेटा आपने चलना है और आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कोई मसले वाली बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। कहता है भाई, एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव फॉर ईटी एंड वन ऑब्जेक्टिव दैट अ सोशल एंटरप्राइज लाइक डे केयर माइट हैव। देखें, ईटी एक बिजनेस है, सोशल एंटरप्राइज सोसाइटी के बारे में सोचता है। तो मैंने आपको ये तो बताया है कि सोशल एंटरप्राइज में तीन ऑब्जेक्टिव फॉलो होते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन के, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, ठीक है? उनमें से कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं। प्राइवेट इदारे के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? क्योंकि ये एक बिजनेस है, इसका एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल होगा, ग्रोथ होगा, बहुत सारे होते हैं। तो आपने बेटा किसी भी एक के बारे में यहाँ पे बात करनी है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर ईटी, पहला मैंने लिख दिया प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट लिखने का मुझे मिला नॉलेज, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। क्यों प्रॉफिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ईटी के लिए? क्योंकि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ये एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है, ये रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड होता है। तो आप इसको केस के साथ लिंक करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन देंगे, आप एनालिसिस देते रहेंगे कि भाई जब ईटी प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाने के बाद वो और ज्यादा फिर अपने आप को एक्सपेंड करेगा। पहले कितनी सीटें इसके पास अवेलेबल थी? 100 सीटें अवेलेबल थी, भाई जगह बड़ी कर देगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन का मार्क उठा लेंगे कि सीटें बढ़ा देगा, 150 सीटें लगा देगा भाई। री इन्वेस्ट करेगा, थिएटर को अपने बेहतर करेगा, सही है, अपने स्टेज को बेहतर करेगा। अच्छा जी, सोशल एंटरप्राइज लाइक डे केयर, सर्विस टू कम्युनिटी। अब इसको एक्सप्लेन करें कि डे केयर क्या कर रहा था। डे केयर जो है बेटा, वो बच्चों को एक तो एजुकेट भी कर रहा था और 5 साल तक के बच्चों को संभाल रहा था, ताकि जो लो इनकम लोग हैं वो जॉब कर सके। तो यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव सर्विस टू कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को फायदा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, वेलफेयर भी दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव फॉर सोशल एंटरप्राइज जो होता है ना बेटा, वो ये होता है डे केयर का, कि इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात? यूजिंग अपेंडिक्स 2 एंड अदर इंफॉर्मेशन, कंसिडर द टू ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस एट द थिएटर, विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर जारा टू चूज, जस्टिफाई योर आंसर। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो क्योंकि सारी सारी इंफॉर्मेशन पीछे ही है, तो हम लोग वहीं पे बात करेंगे। बेटा आपको यहाँ पे इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखना है, ठीक है? अब मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं ब्रेक इवन भी निकाल सकता हूँ। ब्रेक इवन, चलो इस ये तो है ही लॉस में ना, ये तो है ही लॉस में, इसका तो नुकसान ही नुकसान चल रहा है। बात कर लेते जरा ब्रेक इवन की, ऑप्शन टू की। बेटा ऑप्शन टू के अंदर क्या मामला चल रहे हैं? ऑप्शन टू के अंदर जो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू आपके पास 25,000 है, सॉरी 2500 है, सही है, 2500 का टोटल रेवेन्यू है आपके पास। और आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स है कितनी है? 100। तो बेटा 25 रुपए की आपकी एक सीट है, ठीक है? 25 रुपए की एक सीट है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो बेटा आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी कॉस्ट्यूम वगैरह की? वो है 2,000, सही है, वो 2,000 आ जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 25। और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10। तो बेटा 2,000 डिवाइड बाय 15, 2,000 डिवाइडेड बाय 15, 133 यूनिट्स। अब इसके अंदर आप देखो, ब्रेक इवन निकाल तो सकते हैं बट ये इतना रेलेवेंट यहाँ पे है नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सीनरी की भी बात हो रही है, कॉस्ट्यूम की भी बात हो रही है, प्रमोशन की भी बात हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चे इस तरीके की अप्रोच भी लेके चलते हैं। बेटा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है
कि जब आप सीनरी और कॉस्ट्यूम की बात करते हैं, ये एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे है भाई, जितने वर्कर होंगे उतना कॉस्ट्यूम चाहिए होगा, जो एक्ट चल रहा है उस हिसाब से सीनरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो सही तरीके से पढ़ते नहीं। तो वो यहाँ पे निकालने जी ब्रेक इवन 133 आ गया, और आंसर में लिख देंगे जी ब्रेक इवन आ रहा है आपके पास। तो ये एक तरीके से गलत मामलात में चली जाती है बात। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, कि जी हम लोग एक का ब्रेक इवन निकाल लेते हैं और जो है हम लोग अपना आंसर लिख देंगे। अच्छा अब बात सुने, हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो बेटा कंपैरिजन करें। आप बताएं जी, ऑप्शन वन के अंदर आपको 7 वर्कर चाहिए, ठीक है। अब वो 7 वर्कर का मतलब क्या है कि आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 210 रुपये पड़ रही है टोटल। आपकी जो अदर कॉस्ट है, इसमें सीनरी कॉस्ट्यूम वगैरह आ रहा है, 1000 रुपए की पड़ रही है, और आपको लॉस हो रहा है 210 रुपए का। अब ये लॉस आपको हो रहा है, ये लॉस तब हो रहा है जब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 100 की 100 सीटें बिक जाए। जरूरी है 100 की 100 सीटें बिके? यहाँ पे उसने पीछे लिखा हुआ था ना कि भाई जरूरी थोड़ी है कि 100 की 100 सीटें बिक जाए आपके पास, इफ द प्राइस इज टू हाई, समझे। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है, हालांकि हाई भी नहीं है, 10 रुपए है, 10 रुपए है भाई, 1000 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है और सीटें आपके पास 100 हैं। तो कितने की प्राइस आ गई? 10 रुपए। 10 रुपए में भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप क्या और कम करेंगे क्या? तो आप बताएं कि भाई यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन टू की अगर बात करें, सेलिंग प्राइस आप बता दें जी 2500 रुपये, टोटल रेवेन्यू है तो 25 रुपए की आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ओवरऑल ये वेरिएबल कॉस्ट आपके पास पड़ रही है, ये अदर कॉस्ट पड़ रही है, ये आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। आपके 24 के 24 एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से बड़ा एक्ट होगा। बड़ा एक्ट होगा तो फिर वो कस्टमर्स को भी घेरेगा, कस्टमर्स को भी लेके आएगा, उनको भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपने ऑप्शन वन में ऑप्शन वन की चीजें और टू में टू की चीजें लिखनी है। इन कंक्लूजन जो कि बात हमें नजर आ रही है कि भाई ऑप्शन टू इज बेटर, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे लॉस आ रहा है। ये प्रॉफिट आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपकी सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए, आपके कॉस्ट्यूम और बेहतर हो जाए, आपकी सीनरी और बेहतर हो जाए, और आप और बेहतर तरीके से प्रमोट कर सके ताकि लोग आपके पास आए। समझ में आती है बेटा बात? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्या कहता है? एक्सप्लेन 4 reasons why it is important that Zain prepares a cash flow forecast before starting ET। बेटा कैश फ्लो फोरकास्ट आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? अब देखो, कैश फ्लो फोरकास्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक ऐसा चार्ट चार्ट तो नहीं, खैर ये एक ऐसी कैलकुलेशन होती है जो हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो चीजें आती हैं जो कि कैश के साथ लिंक कर रही होती हैं। मतलब हम लोग ये नहीं देखते कि वो एक्सपेंस है या फिर वो लोन है या क्या है, हम लोग बस बोलते हैं भाई इनफ्लो आया है तो ऐड करो, आउटफ्लो गया है तो माइनस करो, ये हिसाब किताब चल रहा होता है, ठीक है। अब क्यों कैश फ्लो फोरकास्ट जरूरी होता है? बेटा पहला रीजन यहाँ पे ये है कि वो फ्यूचर के लिए काम आता है, तो हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर लोन। आप अगर लोन लेने जाते हैं तो आपको बैंक को दिखाना पड़ता है कि क्या आप उसके पैसे वापस कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इट इज बेनिफिशियल टू शो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा, सही है, वो देखेगा ना कैश फ्लो आपके पास कैसा है। फिर इसके इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इट इज यूज फॉर प्लानिंग, कि भाई हमें किस साल लोन लेना चाहिए, किस साल हमारा जो है वो नुकसान चल रहा है, किस साल हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं। तो हमें ये चीजें सारी कैश फ्लो फोरकास्ट से पता चलती हैं। और कई कई जगहों पे ये लीगल डॉक्यूमेंट जरूरी भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आपने ये चीज बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। टू प्लान, पहला पॉइंट, भाई फ्यूचर हाउ मच कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आपके पास हो रहे हैं, व्हाट प्राइस टू चार्ज टू सेल 100 सीट्स। अब देखो, प्लानिंग का यहाँ पे क्या मिल गया, नॉलेज, ये आपको मिल गया एप्लीकेशन, और ये आपको मिल गया एनालिसिस, कि भाई हम लोग फ्यूचर के अंदर प्लान कर सकेंगे कितना हमें इनफ्लो आउटफ्लो बढ़ेगा, हमें कितने की जरूरत है। रीजन टू क्या है, यूज फॉर बिजनेस प्लानिंग, सेंस ऑफ डायरेक्शन, मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएंगी। अब देखो ये प्लान था कैश के लिए, और ये वाला प्लान है बिजनेस प्लान, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट है कि ये बिजनेस प्लान के लिए काम आता है, कि बिजनेस प्लान में जरूरी होता है ताकि हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले कि हमने किस तरह काम करना है। और इससे और क्या होता है बेटा, कि आपकी डायरेक्शन मिल जाती है तो मिस्टेक्स वगैरह कम होती है। तीसरा, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की कंडीशन,
उसके हिसाब से हम देखते हुए लोन मांग लेंगे, उसके हिसाब से देखते हुए हम अपने क्रेडिटर्स को डिले कर देंगे, अपने डेटर्स को बोलेंगे भाई जल्दी जल्दी पैसे दो। फोर्थ, टू चेक वेदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट, ये चेक करने के लिए कि यार क्या आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव हो भी रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, क्या आप इनफ्लो में बैठे हुए हैं क्या आउटफ्लो में बैठे हुए हैं, क्या आपके पास कैश फ्लो पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है। बेटा समझ गए बात को यहाँ तक? आगे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये लिंक कर रहा है उस ईमेल से जो इन्होंने एक दूसरे को लिखी थी। कंसिडर द फॉलोइंग थ्री रोल्स ऑफ मार्केटिंग फॉर ईटी, विच रोल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईटी टू बी सक्सेसफुल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, दूसरा सेटिस्फाई कस्टमर नीड, और तीसरा मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। तो भाई ये तीनों रोल हैं मार्केटिंग के, तो ये किस तरीके से आपके लिए यूजफुल हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है? तो आप देखो, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड से हमें पता क्या चलता है, हमें ये पता चलेगा कि कस्टमर पे करने के लिए कितना रेडी है, कस्टमर कितना पैसा पे करने के लिए रेडी है, हमें इस चीज से ये बात पता चलती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका क्या है कि आपको 100 की 100 सीटें बेचनी है, तो आपको एक ऐसी प्राइस लेवल पे रीच करना पड़ेगा जहां पर आपकी 100 की 100 सीटें बिक जाए। ठीक है। सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, भाई आप इंश्योर करें कि आप प्रॉपर एक्टर्स को नौकरी पे रखे हुए हैं, आप प्रॉपर एक्टर्स से एक्ट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब्जी बेचने वाले को पकड़ लिया, आलू प्याज बेचने वाले को पकड़ लिया, वो उसको स्टेज पे चढ़ा चढ़ा दिया जी एक्टिंग करो। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर अगर पैसे दे रहा है तो आप उसकी जो डिमांड है आप उसको मीट करें। इससे क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन रहती है, पोटेंशियल कस्टमर भी आते हैं, आगे जाके कस्टमर्स भी आते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली को बताएंगे तो फिर वो आपका शो देखने आएंगे। मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, कि इनको लूप में रखें, इनको मैसेजेस करते रहें, इनको शाउट आउट दें। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑफर्स वगैरह दें, वैरायटी दें, रिफ्रेशमेंट अपनी अच्छी करें। ये देखो रिफ्रेशमेंट से आपको एप्लीकेशन का मार्क मिल गया। अब कंक्लूजन बेटा, इन तीनों में से मेरे हिसाब से ना सबसे बेहतर ये है, क्योंकि ये स्टेप है ना, जब अगर आपका पहला स्टेप ही गलत होगा तो आप ये बाकी दो कैसे अचीव करेंगे? आप नहीं कर सकते। तो आपका पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होगा, कस्टमर आएगा तभी तो उसको फिर सेटिस्फाई करोगे ना, तभी तो आप उसको मेंटेन करेंगे ना लॉयल्टी। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें थ्रू मार्केट रिसर्च। आप देखें कितना पे करने के लिए विलिंग है, उनको किस तरह का एक्ट पसंद है, उस पर फोकस करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई भी हो जाएगा और कस्टमर लॉयल्टी भी मेंटेन हो जाएगी। कस्टमर बोलेगा कि यार ये लोग हमारी बात सुनते हैं, उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, तो फिर एक कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन हो जाती है, कोई मसले वाली बात। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो बड़ा बकवास, बड़ा ही घटिया सा क्वेश्चन है कि टू लीडरशिप स्टाइल बता दें, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर, ये तीन है आपके पास। ठीक है, कोई से भी दो बताने। ऑटोक्रेटिक के बारे में आपने बता दिया कि जी आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैन एंड जारा जो है, कि जैन एंड जारा से कैसे लिंक करेंगे आप, कि भाई ये लोग डिपेंडिंग अपॉन स्किल्स, के डिपेंडिंग अपॉन स्किल्स ये लोग रोल्स देंगे, हर बंदे को रोल्स गिवन डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन स्किल्स। ठीक है, और ये लोग रोल्स देंगे या फिर स्क्रिप्ट्स वगैरह देंगे, आपको वो स्क्रिप्ट याद करनी पड़ेगी, आपको वो एक्ट समझना पड़ेगा। तो भाई उन्होंने दे दिया ना बस लिख के, अब वो आपने वही करना है जो हमने बताया है। ठीक है, आप अपनी तरफ से इम्प्रोवाइजेशन नहीं करेंगे, आप ऑर्डर दे देंगे। ठीक है ना, और आप कस्टमर के जो है वो सॉरी, जो वर्कर्स हैं उनका आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, उनका रोल डिसाइड कर दिया, तो उनका रोल हमेशा सेम ही रहेगा। डेमोक्रेटिक में क्या कर सकते हैं जी, आप बोले जी कि इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन होती है। अब टू वे कम्युनिकेशन से इनको क्या फायदा होगा भाई, क्योंकि ये लोग देते हैं एक्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए, डिफरेंट आइडियाज होने चाहिए, और वो आइडियाज कहाँ से मिलेंगे आपको, डेमोक्रेटिक से। डिफरेंट आइडियाज होंगे तो बेटा वो आपको डेमोक्रेटिक से मिल रहे होंगे, वो जो है क्या कहते हैं, लोग इसे समझ रहे होंगे, एक्टिंग के बारे में उनको जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेशंस दे रहे होंगे,
तो बेटा इस तरीके से ज़ेन और ज़ारा के लिए डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो यूजफुल होगा। समझ गए बात को? अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है जी, कंसिडर द फॉलोइंग थ्री एथिकल इश्यूज फॉर द थिएटर, विच एथिकल इशू इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट अफेक्ट ऑन ईटी, जस्टिफाई योर आंसर। ये है वो मेल वाला, सॉरी वो पिछला वाला मेल वाला नहीं था, ये मेल वाला है जो ईमेल लिखी थी। पेइंग फेयर वेज टू एम्प्लॉय, दूसरा है बाइंग कॉस्ट्यूम फ्रॉम लोकल कम्युनिटी, और तीसरा है रिफ्रेशमेंट वगैरह आप उस बंदे से ले जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता। अब आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ जाना है। तो देखो बेटा, अगर आप वर्कर्स को फेयर वेज दोगे ना तो उससे वो मोटिवेट होंगे कि यार जैर और ज़ारा जो है वो कंपेटिटर्स के मुकाबले में अच्छी वेज दे रहे हैं। जब वो मोटिवेट होंगे तो दिल लगा के काम करेंगे, विच विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कस्टमर भी आपके पास बार बार आएगा। हाउ एवर, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बेटा एक्ट वन में वैसे ही आप लॉस में चल रहे थे, एक्ट वन में वैसे ही आप लॉस में हो। अगर आपकी वेजेस और बढ़ जाती हैं तो आपका तो और बड़ा गर्क हो जाएगा। सही है? तो आपको इस तरीके से बेटा लिंक करना है, एक्ट वन के साथ आपने बताना है। और अगर एक्ट टू की बात करें तो एक्ट टू की प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। सही है? सेकंड पे आए, ओनली बाइंग प्रोड्यूस गुड फ्रॉम लोकल कम्युनिटी। अब देखो बेटा, ईटी का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें क्या करना है, कम्युनिटी को फायदा देना है। तो यहाँ पर ईटी का एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन के भी मार्क्स मिल जाएंगे कि ईटी का एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, वो सोसाइटी को हेल्प करेंगे जिससे लोगों की इनकम वगैरह बढ़ेगी और ईटी की सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हाउएवर, भाई लोकल मैन्युफैक्चरर है तो क्या पता क्वालिटी बेकार हो, डिलीवरी इश्यूज हो, टाइमली बेसिस पर डिलीवरी ना करें, क्वालिटी इश्यूज हो, तो ये प्रॉब्लम्स भी तो आपको कंसिडर करनी पड़ती है ना भाई, जो आपके लिए मसला क्रिएट करेंगी। ये चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। परचेसिंग ऑल रिफ्रेशमेंट फ्रॉम अ सप्लायर दैट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। तो इससे क्या होता है कि ईटी की एक पॉजिटिव इमेज जाएगी लोगों तक कि यार ये देखो कितने सोसाइटी का ख्याल रखते हैं, कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो कि सोसाइटी की केयर करते हैं वो ईटी का एक्ट देखने आएंगे बार बार और ईटी से खुश होंगे, ईटी के पास उनका जो है वो अपना फ्रेंड सर्कल भी उनका जाएगा, कस्टमर अवेयरनेस भी होती है, कस्टमर अट्रैक्शन भी होती है। हाउएवर, बेटा मुझे क्या फर्क पड़े कि यार अगर नींबू पानी के अंदर नींबू का छिलका मैंने रोड पे फेंक दिया है, या दुकान वाले ने नींबू का छिलका रोड पे, मुझे क्या फर्क पड़ता है उस चीज से यार, मैं तो जूस पीऊंगा ना भाई, मैं चिप्स खाऊंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यार जो आलू है वो एक छोटे 10 साल के बच्चे ने काटे हैं, भाई मुझे तो चिप्स से मतलब है ना यार। तो उससे क्या होता है, कॉस्टली पड़ जाता है वो। आप जब एथिकल चीजों की तरफ जाते हैं तो वो फिर आपके लिए कॉस्टली पड़ जाता है, आपके लिए मसला पड़ जाता है, खर्चा पड़ जाता है। आप कंक्लूजन क्या चीज आपके लिए होनी चाहिए? तो भाई इन तीनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसकी तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये बेस्ट है, मुझे एक पॉइंट बताना है क्यों बेस्ट है, और ये इन दोनों की मुझे बुराइयां बतानी है। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यार होता ये है कि एक्टिंग जान मारती है, जान मांगती है ना, एक्टिंग इनोवेशन मांगती है, एक्टिंग जान मांगती है, एक्टिंग जो है वो लॉयल्टी मांगती है। तो अगर आपके वर्कर्स ही आपके साथ लॉयल नहीं है और आपके साथ जो है वो अच्छी तरह नहीं चल रहे तो वर्कर्स एम्प्लॉयज सॉरी कस्टमर को कैसे घेरेंगे? जितना अच्छा एक्ट होगा उतना कस्टमर अट्रैक्ट होगा, और अच्छा एक्ट करने के लिए आपको वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट बेटर वे टू मोटिवेट एम्प्लॉइज देन इंक्रीजिंग देयर वेज। समझे बात को? तो इस तरीके से मैं अपनी जस्टिफिकेशन की तरफ चला जाऊंगा बेटा, कोई मसला? समझ गए हैं बात को? क्लियर हो गई है बेटा सारी बातें? चले जी, जा सकते हैं, ये मैं फाइल आप लोगों को भेज रहा हूँ ग्रुप पे। अल्लाह हाफिज।